This is Alia ma'am, presenting lectures on Maharashtra State Board Class 10th, Science 2, Lesson number 1, Heredity and Evolution. I hope this lesson explanation will be helpful for your board exam. Let's start. इन लेसन के जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है उसमें हम हेरिडिटी को डिफाइन करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है वो देखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हम कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन देखेंगे कि ग्रेजुअल स्पीशीज क्या होता है एंड स्पीशीज में वेरिएशंस क्या होते हैं. आफ्टर दैट हम देखेंगे कि एवोल्यूशनरी एविडेंस क्या होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम इस लेसन में एवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग के अलावा डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम कुछ डिस्कशंस करेंगे जो कि सिलेबस बेस्ड होगा. फर्स्ट हम देखेंगे कि हेरिडिटी क्या होती है. राइट, व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी एक ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स के थ्रू. किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू. जीन्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम कहेंगे कि मेन कंसेप्ट क्या है हेरिडिटी का, मतलब ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स होता है. ठीक है. उसके बाद इनके एप्लीकेशंस जो है उसमें हम देखेंगे कि ये मेडिकल डायग्नोस्टिक में यूज हो सकता है. मीन्स किसी पर्सन को या किसी एनिमल किसी प्लांट में क्या जेनेटिक इफेक्ट्स है. ठीक है. जीन थेरेपीज प्लांट्स में देखेंगे हम कि किसी क्रॉप्स में अगर से ईल्ड अच्छा नहीं है. ठीक है. तो उस ईल्ड को हम हेरिडिटी की स्टडीज करके न्यू जीन्स को ट्रांसफर करके अच्छी ईल्ड वाले प्लांट्स या क्रॉप्स बना सकते हैं. फॉरेंसिक साइंस में भी इस तरह से इसका यूज़ होगा. जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि हम सीआईडी देखते हैं. सीआईडी में हमको पता है कि किसी का मर्डर हो जाए. अब मर्डर हो जाए वहाँ पर तो हमको कल्प्रिट का एविडेंस के तौर पे या तो ब्लड मिलता है या तो हेयर्स मिलते हैं. तो हम इन हेयर से या ब्लड से सेल एक्सट्रैक्ट करके उसका डीएनए आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एज वी नो दैट इंडिविजुअल पर्सन हैविंग देयर ओन डीएनए combinations. So these are the some examples, advantages or applications of the studies of heredity. नेक्स्ट पॉइंट हमको जो पढ़ना है उसमें इनकी हिस्ट्री, हेरिडिटी की हिस्ट्री. मीन्स हमको क्यों आज हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन हमने देखा है. अब इनकी स्टडीज किसने किसने की थी वो हम देखेंगे. फर्स्ट साइंटिस्ट है जॉन मेंडल. ओके, इनका पूरा नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल. ये सबसे स्टार्टिंग में जो स्टडीज की थी, शुरुआत जो की थी जेनेटिक की स्टडीज में, मॉडर्न जेनेटिक की स्टडीज में, वो ये साइंटिस्ट थे ग्रेगोर जॉन मेंडल. ठीक है. इनको बहुत समय लग गया हेरिडिटी को रिसर्च करके उसके बारे में कंक्लूड करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए हमारे वो 1901 में, उनका नाम था ह्यूगो दी वेरिस. और उन्होंने सडन चेंजेस के बारे में बताया, जो जीन के अंदर में सडन चेंजेस होते हैं. ठीक है. और सडन चेंजेस के बारे में बताया. ठीक है. और उस थ्योरी का नाम उन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी रखी थी. ठीक है. नेक्स्ट उनके बाद 1902 में वॉल्टर सटन रिसर्चर आए जिन्होंने सबसे अच्छी बात ऑब्जर्व की कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं ग्रासोफर के अंदर जो सेल्स होते हैं, सेल्स में उन्होंने क्या देखा, पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम देखा. ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ कि ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन करने के बाद में रिसर्चर्स को एक डायरेक्शन मिल गया कि उनको जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जीन क्या होता है, उसके नेचर को स्टडीज करने में उनको एक डायरेक्शन मिल गया. और ऐसे करते करते रिसर्चर्स आगे रिसर्च करते चले गए. फिर लास्ट में हम कहेंगे 1944 में, नॉट द लास्ट, इन 1944 ट्रायो साइंटिस्ट आए जिन्हें हम कहेंगे ओसवाल्ड एवरी, मैकलियन, मैककार्टे एंड कॉलिन मैकलियोड. ये तीनों साइंटिस्ट जो है इन्होंने स्टडीज करके ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर में है उन सारों के पास में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है. एक्सेप्शंस है कि वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है. तो फिर क्या होता है, तो हम कहेंगे उनमें आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है. उसके बाद क्या हुआ 1961 में, किसमें, 1961 में हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जेकोब एंड मोनोड. जनरली हम उन्हें जेकोब एंड मोनोड कहते हैं, बट उनके पूरे नाम जो है फ्रांसिस्कोइस जेकोब एंड जैक मोनोड है. उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल. ठीक है. इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं, ठीक है, उस डीएनए की हेल्प से सेल्स के अंदर में, स्पेशली बैक्टीरियल सेल्स के अंदर में, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर में जो डीएनए होते हैं उन डीएनए
डीएनए की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि डीएनए के अंदर में कुछ हिडन कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, कुछ हिडन जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए अब ये जेनेटिक कोड के बारे में मालूम होने के बाद में हम क्या कह सकते हैं कि एक न्यू टेक्निक्स जो है वो सामने आई, जिसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आज जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप ला रही है। उसका रीज़न हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है हेरिडिटी की स्टडीज़ करना, ठीक है, जैसे कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर्स। किसी को कोई हेरिडिटी डिसऑर्डर्स है, पता है कि ये आने वाले जनरेशन में होने वाला डिसऑर्डर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे क्योर कर सकते हैं पहले के पहले, और वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात एनिमल के लिए हो या प्लांट के लिए हो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो प्लांट का, कि हमको पता है एक पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, इसकी जो लीव्स है वो थोड़ी सी पेल येलो आती है, कंप्लीट ग्रीनिश नहीं आती है, ठीक है, इसका फ्रूट जो है वो प्रॉपर नहीं आता है, या फ्रूट इसका स्वीट नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा उस प्लांट का, उस जीन को एक्सट्रैक्ट करके किसी अच्छे प्लांट का जीन हम उसमें इंसर्ट करके फिर नेक्स्ट उसको ग्रो करेंगे, तो वो प्लांट हमको अच्छा यील्ड देगा, और जो स्वीट देगा वो, सॉरी, जो फ्रूट देगा वो स्वीट देगा, इस तरीके से। तो हम कहेंगे कि ये सब इम्पोर्टेंट रूल होते हैं कि हमको हेरिडिटी को समझना इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा देखेंगे, ये जिसके बारे में हमने अभी स्टडीज की है, ठीक है, कि जो ट्रायो साइंटिस्ट थे एवरी मैककार्टी मैकलियोड, इन्होंने बताया कि जो हेरिडिटी है, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन से नहीं होते हैं, वो किससे होते हैं, वो डीएनए से होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो जीन एक्सप्रेशन मॉडल बताया जेकॉब एंड मोनोड ने, ठीक है। नेक्स्ट जो है 1960s में जेनेटिक कोड डेसिफर्ड के बारे में किसने बताया, ठीक है। 1960s में जेनेटिक कोड डेसिफर्ड का मतलब क्या होता है कि डिस्कवरी हुई किसकी, ट्रिपलेट कोडॉन्स की, ठीक है। ट्रिपलेट कोडॉन्स वो कोडॉन्स होते हैं जो एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। अब अमाइनो एसिड क्या होता है, तो अमाइनो एसिड वो यूनिट है जिससे प्रोटीन्स बनते हैं, और जो प्रोटीन है वो हमारी सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेल को कंट्रोल करने के लिए, सेल को एक्सपांड करने के लिए, सेल को रेप्लिकेट करने के लिए। नेक्स्ट 1970s में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। हमने अभी जैसे कि देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो उसका सन जब उसकी स्टडीज स्टार्ट हुई और उसके बारे में स्टार्ट हुआ, हम कहेंगे कि वो 1970s में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है कि हमको क्या टॉपिक पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फील्ड में जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन पढ़ना है, इसमें एक सेंट्रल डोगमा होता है, ठीक है। वो सेंट्रल डोगमा हमें क्या बताता है कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, इसे हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं, राइट। अब ये क्या चीज़ होती है, तो हम कहेंगे ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। सेंट्रल डोगमा जो है मतलब कि डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है। इसे हम सेंट्रल डोगमा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन होता है। अब जीन्स का एक्सप्रेशन क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है जीन जो है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है, और डीएनए क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है जो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशंस है, ठीक है। डीएनए स्टोर करता है इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और जो आरएनए होता है वो कंट्रोल करता है सेल के स्ट्रक्चर्स को और उनकी बॉडी फंक्शनिंग को। जीन जो है डीएनए को पार्टिसिपेट करते हैं,
जीन इन डीएनए पार्टिसिपेट इन सेल फंक्शनिंग। जाहिर सी बात है, जीन जो है डीएनए के अंदर में प्रेजेंट होते हैं और वो सेल के फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? एक्सप्रेस होके। और एक्सप्रेस होने के लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ती है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, और ये प्रपोज किसने किया? फ्रांसिस क्रिक ने किया। कब किया? 1958 में किया। तो ये रहा हमारा सेंट्रल डोग्मा की इम्पोर्टेंस एंड क्या होता है सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो अब सेंट्रल डोग्मा में सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डीएनए से आरएनए बनाया जाता है। अब वो कैसे बनाया जाता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप है हमारी ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? डीएनए से आरएनए बनाना है। क्या बनाना है? डीएनए से आरएनए बनाना है। ठीक है, अब आरएनए जो है क्यों बनाना है? क्योंकि आरएनए जो है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, डीएनए किसके पास में है? न्यूक्लियस के पास में। किसके न्यूक्लियस के पास में? सेल के न्यूक्लियस के पास में। तो आरएनए क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? सेल के फंक्शनिंग को। और ठीक है, कंट्रोल करेगा। अब हम कहेंगे हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एक इनिशियल स्टेज है जहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन होगा। जीन का एक्सप्रेशन होगा मतलब प्रोटीन्स बनेंगे, एट द एंड बनेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद में बनेंगे। हमने क्या कहा कि हम अभी व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ठीक है, उसके बाद में ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वो दो प्रोसेस है जिससे प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, अब वो प्रोटीन जो है वो सेल को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन एक इनिशियल स्टेज है जीन के एक्सप्रेशन की। जीन के एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन का बनना, जिसमें क्या होता है कि डीएनए की जो जेनेटिक सीक्वेंस है, जो जीन सीक्वेंस डीएनए की है, ठीक है, वो उसकी कॉपी होती है आरएनए के फॉर्म में। वो आरएनए कौन सा होता है? वो मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब एमआरएनए सिंथेसिस जो है वो कैसे होगा? डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग से। ठीक है, अब डीएनए जो है वो दो स्ट्रैंड्स होती है। कितनी होती है? दो स्ट्रैंड्स होती है। उसमें से एक ही स्ट्रैंड ऐसी होती है जो टेम्पलेट के तौर पे यूज होती है ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके और एमआरएनए बन सके। ठीक है, अब जब एमआरएनए बनता है तो वो जो डीएनए का हम स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं, एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो है वो एमआरएनए के ऊपर में आता है। ठीक है, और डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो डीएनए जो है उसमें एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसे हम थाइमीन कहते हैं। लेकिन जो आरएनए होता है उस आरएनए के अंदर में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन की सीक्वेंस तो कॉमन है डीएनए के अंदर में और आरएनए के अंदर में, लेकिन जो यूरेसिल है, यूरेसिल वो स्पेसिफिक है जो आरएनए के अंदर में होता है लेकिन डीएनए के अंदर में नहीं होता है। अब आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो ट्रांसक्रिप्शन के लिए। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन की 3 स्टेजेस होती है: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, अब इनिशिएशन कैसे होता है? आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू कलर का स्ट्रैंड है। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स है। अब डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो है वो ओपन होता है। ओपन होने के बाद में डीएनए के ऊपर में एक प्रमोटर स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। उस प्रमोटर स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर में आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक प्रोटीन बाइंड होता है। वो प्रोटीन प्रमोटर रीजन पे ही बाइंड होता है और वहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ये एक पॉलीमरेज है, मीन्स ये एक प्रोटीन है जो क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, कैसे कैसे मूव करता है? तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन के थ्रू। मीन्स जिस तरीके से हमारी मोपेड्स आगे बढ़ती है उस तरीके से ये क्या करेगा? मोपेड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ट्रेन। ठीक है, ट्रेन जब हमारे ट्रैक पे लगती है उसके बाद वो आगे की डायरेक्शन में मूव करती है और ट्रेन जो है वो स्टेशन से ही स्टार्ट होती है। वैसे ही हमारा प्रमोटर रीजन जो है वो प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज पहले फाइंड करता है। ठीक है, उसको चेक करता है वो कहाँ पर है और जाके आरएनए पॉलीमरेज वहाँ बैठता है। आरएनए पॉलीमरेज हमारी ट्रेन हो गई। ठीक है, प्रमोटर हमारा स्टेशन हो गया। वहाँ पे जाके वो बाइंड करेगा और आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। आप देख सकते हो सेकेंड फिगर में
जिसे हम इलोंगेशन प्रोसेस कह रहे हैं। तो इनिशिएशन और इलोंगेशन में क्या डिफरेंसेस हुआ? इनिशिएशन वो प्रोमोटर रीजन है जहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया तो अब आती है नेक्स्ट स्टेप जिसे हम इलोंगेशन कहते हैं। इलोंगेशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप फिगर देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का एमआरएनए बनना स्टार्ट है। ये एमआरएनए क्या है? तो जो जेनेटिक कोडॉन्स, जो जेनेटिक कोड डीएनए के ऊपर में है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कोड्स होते हैं वो एमआरएनए के ऊपर में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर से हमने कहा डीएनए के ऊपर में जेनेटिक कोड एडेनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है, लेकिन हमारा एमआरएनए बन रहा है तो थाइमिन के बदले में क्या आएगा? वहाँ पे यूरेसिल आएगा। अगर से डीएनए के ऊपर में कोड ग्वानिन है तो एमआरएनए के ऊपर में एडेनिन होगा, ठीक है। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनती है डीएनए की, जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। आप फिर फॉरवर्ड मूव होगा डीएनए, देखोगे आप फिगर के अंदर कि स्टॉप करके लिखा हुआ है। ये स्टॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएनए के अंदर में एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है लाइक प्रोमोटर, वैसे ही जो है वो स्टॉप सीक्वेंस भी होती है जिसे हम टर्मिनेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जब टर्मिनेटिंग सीक्वेंस पे पहुंचता है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज रुक जाता है और अब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हुआ उसे हम थर्ड स्टेप कहते हैं और उस स्टेप का नाम टर्मिनेशन होता है। जैसे ही टर्मिनेशन हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज और एमआरएनए दोनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, आप फिगर में देख सकते हो। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन।